जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आज जो एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ यूनिट नंबर 6 इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का और किस तरह से इसको डील करते हैं, क्या फार्मूलाज हैं, वो सब यहाँ पर हम देखेंगे। और इससे पहले हम समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन बेसिकली है क्या चीज़ और किस तरह से डिफ़ाइन की जा सकती है। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये तो हम पढ़कर आए हैं डेरिवेटिव्स के बारे में कि मेरे पास अगर फ़र्ज़ करें एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, लेट सपोज एक्स क्यूब प्लस वन, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ उसको डिफ्रेंशिएट करो, तो आप क्या करेंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, थ्री शुरू में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो, तो सिंपली क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जब मैंने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है, तो अगर मुझे दोबारा से इस फंक्शन की तरफ जाना है, यानी कि इसका एफ़ प्राइम से मुझे एफ़ की तरफ जाना है दोबारा से, तो मैं वहाँ पर लगाऊंगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव भी होता है, इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है, ठीक है। ओल्ड बुक में इसका नाम, चैप्टर का नाम भी एंटी डेरिवेटिव्स के नाम से ही था। तो इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव जब आपके सामने सामने आ रहा हो, बोथ दी थिंग्स आर इक्वल। सो अब इंटीग्रेशन जैसे डेरिवेटिव का फॉर्मूला था, उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज दैट फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव्स। वी नो दैट अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन या एक्स की पावर n है, ठीक है, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n दैट विल बी इक्वल टू n टाइम एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है। ये तो फॉर्मूला था डेरिवेटिव का। और अगर मुझे इसको एंटी डेरिवेटिव करना हो, इंटीग्रेशन इसकी करनी हो, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन के लिए अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है, कोई भी एक्स की पावर n है, अगर मेरे पास एक्स की पावर n है, दिस विल बी इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस सी, ठीक है। व्हाट इज़ सी, सी इज़ अ कांस्टेंट। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, क्या ये वाकई में एंटी डेरिवेटिव है, क्या ये वाकई में, अगर मैं डेरिवेटिव ख़त्म करूँ किसी का, अगर किसी का डेरिवेटिव लेना चला, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नया एक फंक्शन बना लूँ, तो क्या वाकई में उसके मैं रिवर्स बैक वापसी फंक्शन पे जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, ठीक है। सो बाय दिस फार्मूला वी विल अश्योर दैट इट इज़ एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। सो वी आर गिवन हेयर एफ प्राइम ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं इसका एंटी डेरिवेटिव करता हूँ तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू थ्री एज इट इज़, कोफिशेंट होता है, एक्स की पावर टू है, एक्स की पावर क्या हो जाएगी एन प्लस वन, दैट इज़ टू प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस वन प्लस सी, ठीक है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू थ्री एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस सी, दिस विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी इज़ द कांस्टेंट, ठीक है। अब हमारे पास ये इस सवाल में कांस्टेंट कितना दिया हुआ था, वन दिया हुआ था, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर जो आया है वो सी आया है, इट्स मीन दैट क्वेश्चन वही है, एक्स क्यूब प्लस वन था वहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस सी आ गया। तो सी कांस्टेंट है, आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो कांस्टेंट कोई भी आ जाए उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए सी क्या था, वन था, किसी के लिए सी टू हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। तो इसलिए आपने हमेशा क्या करना है, इस फॉर्मूला को याद रख लें, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एंटी डेरिवेटिव, कि आपके पास जब भी एक्स की पावर एन का फंक्शन हो तो उसको आप एंटी डेरिवेटिव करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और साथ में हमेशा सी आया करेगा, बिकॉज आपको मैंने बता दिया सी क्यों आया करेगा, क्योंकि सी का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, ठीक है। और सी कांस्टेंट है, ऑब्वियसली जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को, तो वहाँ से उस कांस्टेंट को रिमूव कर देता है डेरिवेटिव, तो इंटीग्रल उसको क्या करता है, क्योंकि इंटीग्रल क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, तो दोबारा से उस कांस्टेंट को लेकर आ जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन का। अब एक्सरसाइज के अंदर भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूला के जरिए जितने क्वेश्चन हो रहे हैं स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, ताकि हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकें, एक्सरसाइज 6.1 की तरफ, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज
6.1 का पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इनडेफिनेट इंटीग्रल्स बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला। अब इनडेफिनेट इंटीग्रल कौन से होते हैं? यहाँ पर इंटीग्रल जो यानी कि हमने सीख लिया कि इंटीग्रल है, एंटी डेरिवेटिव है। इनडेफिनेट कौन सा वाला इंटीग्रल है? इनडेफिनेट के अंदर सिंपल क्या हो जाता है, कोई लिमिट्स नहीं होती, ठीक है। डेफिनेट वाला आपको समझाऊंगा तो वहाँ पर आपको मैं डेफिनेट और इनडेफिनेट का फ़र्क बता दूंगा। तो इस वक्त आप समझ लें कि आपने बस इंटीग्रेट करना है, ठीक है। जब लिमिट्स वाला आएगा तो वहाँ पर मैं आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट में फ़र्क क्या होता है वो बताऊँगा, ठीक है। सो इंटीग्रल ऑफ 9x⁵ dx, दिस इज़ द क्वेश्चन। इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल, ठीक है। और 9x⁵ के लिए है, सॉल्यूशन लिखते हैं। इंटीग्रल ऑफ 9x⁵ dx विल बी इक्वल टू 9 आपके पास यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट को आप बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रल से, इंटीग्रल x⁵ dx। अब ये हो जाएगा 9 एज इट इज़, x⁵ क्या हो जाएगा, x⁵ +1 n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c, ठीक है। कि हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ x⁵n dx इक्वल टू x⁵n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c, ठीक है। ये हमारे पास होता है फॉर्मूला। So by this formula we are going to achieve the answers of this question. 9x⁵6 plus c, and this will be equal to 3 से कट रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, x⁵ plus c, that is your answer. अब इसका है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 लिखते हैं यहाँ पर। पार्ट नंबर 2 इज़ इंटीग्रल 15/x³ dx। वही दोबारा से क्वेश्चन आएगा, पहले इंटीग्रल 15/x³ dx, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या है, 15 जो है वो यहाँ पर कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट को आप बाहर निकाल दें। 15 इंटीग्रल ऑफ 1/x³ dx, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x³ जो है डिनोमिनेटर में है, इसको मैं ऊपर न्यूमिनेटर में ले जाता हूँ। 15 इंटीग्रल x⁻³ dx, ठीक है। अच्छा, अभी अब यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 15 x⁻³ है, तो -3 के लिए क्या हो जाएगा, -3 + 1 डिवाइड बाय -3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। x⁻³ + 1 डिवाइड बाय -3 + 1 एंड प्लस c, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास इक्वल टू -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2, 15/-2, x⁻³ + 1 इज -2 प्लस c, एंड दिस विल बी इक्वल टू -15/2x² प्लस c, ठीक है। इसको आप सी नीचे लेके चले गए तो अपॉन पावर इसकी पॉजिटिव हो गई। अब इसका करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 भी छोटा सा ये यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 3, दैट इज़ इंटीग्रल ऑफ 9, अच्छा, a/√of bx dx, ठीक है। ये है पार्ट नंबर 3। सॉल्यूशन, इंटीग्रल ऑफ a/√of bx dx क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख लें, इसको मैं करता हूँ, a को बाहर निकाल दें, इंटीग्रल 1/√of bx dx, दिस विल बी इक्वल टू, अब a यहाँ पर तो बाहर जाएगा, यहाँ पे देखें ज़रा, bx के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको इंटीग्रल
यहाँ पर आ जाएगा बी एक्स की होल पावर -1/2। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या मेरे पास रेडिकल है। रेडिकल यानी कि स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट की जो पावर होती है वो क्या होती है, 1/2 होती है। जो, और जब मैं डिनोमिनेटर में है इसको मैं ऊपर शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगी, माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू ए, यहाँ से आपके पास क्या है, बी की पावर -1/2। ठीक है, बी की पावर -1/2, ये इसको फॉर्म में ले जाएं, बी की पावर 1/2। ये भी आपका कोफिशिएंट है, वेरिएबल ओनली आपका एक्स के लिहाज से है तो ओनली एक्स वेरिएबल है। इंटीग्रल एक्स की पावर -1/2 डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी की पावर -1/2, सॉरी यहाँ पे अपॉन पॉजिटिव है ना, 1/2 एक्स की पावर -1/2, एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1 एंड प्लस सी। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपके पास ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी, एक्स की पावर -1/2 प्लस 1। ठीक है, पावर के ऊपर हो रहा है यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम आएगा, माइनस का 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1/2 एक्स की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2 एंड प्लस सी। ठीक है, अब इसका एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर इसका ये 1/2 है, जब मैं डिवाइड कन्वर्ट करूँगा मल्टीप्लाई के अंदर तो ये क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। सो इट कुड बी रिटन एज 2 टाइम्स ए, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बन जाएगा, एक्स की पावर 1/2 है, एक्स अपॉन बी का स्क्वायर रूट प्लस सी। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 इज इंटीग्रल ऑफ बी वाई टू द पावर 2/3 डी वाई। तो बी आपके पास सिंपल क्या है, इसका कोफिशिएंट है, बी बाहर निकाल दें, इंटीग्रल वाई की पावर 2/3 डी वाई। ठीक है, ये हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू बी एज इट इज़, इसके ऊपर लगा दें फार्मूला। फार्मूला क्या कहता है, जो भी पावर है उसका पावर में n+1, तो y की पावर 2/3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2/3 प्लस 1। ठीक है, एंड प्लस सी, ये आपने इंटीग्रल का फार्मूला अप्लाई कर दिया। ये हो जाएगा b एज इट इज़, y की पावर 2/3 प्लस 1, इसका ले लें एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ रहा है इसका, 2/3 प्लस 1, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पेंसिल के जरिए, इफ आई शो यू। ठीक है, 2/3 प्लस 1, सिंपली एलसीएम आएगा 3, 2 प्लस 3 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 3, इट विल बी 5/3। ठीक है, सो ये आ गया y की पावर 5/3 डिवाइड बाय 5/3 प्लस सी, ये हो जाएगा 3/5 बी y की पावर 5/3 प्लस सी। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास का आंसर। अब इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 है इंटीग्रल ऑफ 3x² माइनस 9x प्लस 5 डी एक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर लें इसके अंदर कि जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इंटीग्रल से बाहर निकाल दें, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 3x² डी एक्स माइनस 9 इंटीग्रल ऑफ x डी एक्स प्लस, अच्छा यहाँ पर कांस्टेंट है सिर्फ इंटीग्रल का। ठीक है, तो इसको भी अगर आप बाहर निकाल दें तो सिंपल को मसला नहीं है, यू कैन राइट 5 इंटीग्रल डी एक्स। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 3 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर
2+1 डिवाइड बाय 2+1, ठीक है। n+1 अपॉन n+1 का फॉर्मूला होता है -9 x की पावर 1+1 डिवाइड बाय 1+1 प्लस 5। अब यहाँ पर x की पावर क्या है, अगर कुछ भी नहीं तो ऑब्वियसली यहाँ पर x की पावर 0 है, ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 जो होती है 1 के बराबर होती है। किसी भी नंबर की पावर क्या होती है, अगर 0 हो तो वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। जैसे x की पावर 0 अगर 1 के बराबर है, या कुछ भी, अगर यहाँ पर किसी भी नंबर अगर 1000 की पावर 0 लिखोगे तो भी 1 के बराबर होगी, ठीक है। तो सिंपली वी कैन कंसीडर हेयर x की पावर 0+1 डिवाइड बाय 0+1 प्लस सी, ठीक है, बिकॉज n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x की पावर यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। और दिस विल बी इक्वल टू 3x की पावर 2+1 इज़ 3 अपॉन 3 माइनस 9x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 5x की पावर 0+1 1 हो जाएगी अपॉन 1 प्लस सी, ठीक है। एंड सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x की पावर 3 -9 अपॉन 2x² प्लस 5x प्लस सी, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर जैसे हमने डेरिवेटिव के लिए याद रखा था कि 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। हमें याद था, अगर आपको याद हो, कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। इस तरह से इंटीग्रल ऑफ, मेरे पास अगर क्या हो, कोई कांस्टेंट हो, उस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दो तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, हमेशा इसका इंटीग्रल हमेशा क्या होगा, x होगा, ठीक है। सी कांस्टेंट एज इट इज आएगा। सिंपली अगर आपने इंटीग्रल निकालना हो 1 का तो क्या होगा, x आएगा, ठीक है। तो ये बातें जैसे आपने याद रख लेनी है, आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। x की पावर 0+1 करूँ अपॉन 0+1 करूँ, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आपको याद हो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता था, डेरिवेटिव ऑफ x क्या था, 1 के बराबर था, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपके पास जो डेरिवेटिव है, अगर x का 1 है तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बिकॉज दीज बोथ आर एंटी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। अगर x का डेरिवेटिव 1 आ रहा है तो 1 का इंटीग्रल क्या आएगा, x आएगा, ठीक है, बिकॉज दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। वेरीफाई हमने यहाँ कर लिया है, 1 का इंटीग्रल क्या आता है, x आता है, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला के ज़रिए देख लिया है। तो आपको इसको याद कर लेना है कि जब भी आपके पास इंटीग्रल ऑफ 1 निकालना हो तो आप ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल लिख देना है x, ठीक है। मैं भी इस चीज़ को फॉलो करूँगा, आपने भी इस बात को याद रख लेना है कि इंटीग्रल ऑफ 1 इज़ x, जैसे हमने याद रखा था डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1, ठीक है, वैसे ही हम इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर कौन सा है, 6। पार्ट नंबर 6 इज इंटीग्रल 2x की पावर -5 प्लस 3x की पावर -2 dx, ठीक है। अच्छा, अभी ये हो गया आपके पास 2x की पावर -5। इसमें भी यही काम करेंगे आप, इसमें कॉफिशेंट जो हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रल्स के साइन से बाहर आ जाएंगे। 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ x की पावर -5 dx प्लस 3 इंटीग्रल x की पावर -2 dx। ये आपके पास हो जाएगा 2 एज इट इज़, x की पावर -5 है तो x की पावर क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइड बाय n+1 एंड प्लस 3 एज इट इज़, x की पावर -2+1 डिवाइड बाय -2+1 एंड प्लस c, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x की पावर -5+1 इज़ माइनस का 4 अपॉन x की पावर -5+1 क्या हो जाएगा, -4, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस 3x की पावर -2+1 इज़ -1 अपॉन ये -1 प्लस c। सिम्प्लीफाई करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4,
माइनस का 1/2 एक्स की पावर -4 माइनस 3 एक्स की पावर -1 प्लस सी। अब अगर आप चाहें तो आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं, बिकॉज आपके क्वेश्चन में जो पावर थी वो नेगेटिव पावर की गिवन थी, तो आपने इसका आंसर जो है नेगेटिव फॉर्म में लिख दिया। तो इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं वो किस तरह से, कि आप इन पावर को नीचे ले जाएं, ठीक है। माइनस का 1/2 एक्स की पावर 4 -3/x प्लस सी। तो इनमें से दोनों के दोनों आंसर हैं, कोई भी गलत नहीं होगा, आप जो मर्ज़ी लिख दें, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7। अब पार्ट नंबर 7 में आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 4 जो है सबसे डिवाइड हो रही है, तो इसको मैं हर टर्म के नीचे अलग अलग कर देता हूँ। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 5/x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3/x की पावर 4 माइनस 5x/x की पावर 4 प्लस 6/x की पावर 4 dx, ठीक है। तो इस टर्म को मैंने सबके नीचे अपॉन में अलग अलग लिख दिया। सो नाउ ये आ जाएगा आपके पास इक्वल टू एक्स की पावर 5/x की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 5। अच्छा, डिनोमिनेटर में जब पावर होती हैं आपको याद होगा माइनस होती हैं, ठीक है। अगर दो बेसिस सेम हो और वो आपस में डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर आपस में माइनस होती हैं। जैसे अगर दो बेसिस सेम हो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर ऐड होती हैं। तो वैसे ये वाला आपके पास क्वोशिएंट रूल होता है। तो 5 - 4 कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 1 बचेगा, प्लस 3 एक्स की पावर 3 - 4 कितना हो जाएगा, एक्स की पावर -1 बचेगा, ठीक है। -5 एज इट इज़ एक्स की पावर, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ 1 है नीचे 4 है, तो 1 - 4 कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, एंड प्लस 6 एक्स की पावर -4 एज इट इज़ बचेगा, बिकॉज यहाँ पर एक्स की पावर 0 है, तो 0 - 4 इज़ -4, ठीक है। और यहाँ पर आपने लगा दिया है इसका इंटीग्रल, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अब उस फॉर्मूले के अंदर नया फॉर्मूला हमें लाना पड़ेगा, बिकॉज जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था कि इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर n dx बराबर होता है एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला तब सूटेबल है, तब जो है वो एप्लीकेबल है, अगर शर्त ये है n जो है वो -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने पहले शर्त आपको नहीं बताई थी क्योंकि उस वक्त वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पर आप ये चीज़ नोट कर लें, अगर n जो है वो -1 आ गया तो ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, फ़र्ज़ करते हैं ऐसा क्यों है, ठीक है। मैं इसको रफली ऊपर समझा देता हूँ ऐसा क्यों है। अब देखें, अगर x की पावर मेरे पास क्या आ जाए, -1 आ जाए, और इस फॉर्मूले को मैं यूज़ करने की कोशिश करूँ तो ये क्या हो जाएगा, -1 + 1, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, n+1, तो यहाँ पर n कितना है, -1 है, n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर -1 + 1 कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 0, और अपॉन में क्या आ गया, 0 प्लस सी, डिनोमिनेटर में 0, जिसका क्या मतलब होता है, 1/0, जिसका मतलब क्या हो गया, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। तो मतलब कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये -1 के लिए तो एप्लीकेबल है ही नहीं, क्योंकि ये मुझे रियल नंबर नहीं दे रहा यहाँ पर, ठीक है। मेरे पास तो इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं कर सकते 1 के लिए, तो उसकी जगह पर हम ऑल्टरनेटिव फार्मूला यूज़ करते हैं, और वो फार्मूला क्या है, इंटीग्रल ऑफ, अगर एक्स की पावर -1 हो dx, इस इंटीग्रल को मैं लिख सकता हूँ कि इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, ठीक है। और 1/x dx का इंटीग्रल क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कि अगर मेरे पास अगर x की पावर -1 आ जाए तो सिंपली उसका मतलब होगा 1/x, और उसका जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे दैट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। ये फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। अब इस फॉर्मूला का और भी एप्लीकेशंस हैं, वो हम जब आएंगे तो डिस्कस कर लेंगे, तो वहाँ पर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इन टर्म्स को सबको बारी बारी बांट देता हूँ इंटीग्रल के साथ इसको, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ x dx
+3 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर -1 है तो लिख सकता हूँ 1/x dx, -5 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर -3 dx, +6 बाहर निकाल दिया, एक्स की पावर -4 dx। ठीक है, अब यहाँ लगा दें फॉर्मूला। इसके लिए इन सब के लिए सब फॉर्मूला सब की पावर के लिए n की पावर -1 सिर्फ यहाँ पर थी तो इसको मैंने अपॉन से नीचे लेकर आ गया हूँ। अच्छा, x के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल वही फॉर्मूला जो यहाँ पर हमने यूज़ किया था, n+1 1 पावर 1 है तो 1+1 डिवाइड बाय 1+1। ठीक है, ये हो जाएगा +3, यहाँ पर सिंपल आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x, और -5 x की पावर -3 है तो x की पावर क्या हो जाएगी, -3 + 1 डिवाइड बाय -3 + 1 +6 एज इट इज़, x की पावर -4 + 1 डिवाइड बाय -4 + 1 +c। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के अंदर भी c आ रहा था एक दफ़ा और इन सब के लिए भी c आ रहा था, तो सिंपली c तो कांस्टेंट है तो आपने हमेशा क्या करना है, एक ही c लिखना है, बिकॉज सब सम अगर कांस्टेंट का सम करूँगा तो भी कांस्टेंट ही आएगा। तो सिंपली हर एक का C1 C2 C3 C4 लिखने के बजाय आप क्या कर लें, सिंपली आप c लिखा रहने दें, कि वो जो ये बता रहा है कि इन सब के लिए जो सबको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास एक ही कांस्टेंट आएगा, तो सिंपली उस कांस्टेंट्स का नाम मैं c के ज़रिए ही दे रहा हूँ, बजाय इसके C1 C2 C3 C4 वगैरह दूँ। ठीक है, अच्छा ये आ जाएगा आपके पास x की पावर 1 + 1 = 2/2 +3 ln x। ठीक है, माइनस का 5 x की पावर -3 + 1 = -2 अपॉन -3 + 1 = -2 एंड +6 x की पावर -3/3 +c। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपके पास x² / 2 +3 ln x माइनस प्लस 5/2 x की पावर -2, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 3 × 3 3 × 6 2x की पावर -3 +c। ठीक है, और अगर आप इसको चाहें तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये हो जाएगा आपके पास x² / 2 +3 ln। एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x लिखने का मतलब क्या होता है, क्योंकि लॉग जो होता है वो लॉग का फंक्शन जो होता है वो नेगेटिव नंबर पे डिफाइंड नहीं होता है, तो आप इसलिए एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x लिख देते हैं। और अगर आप एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x नहीं भी लिखें तो भी मसला नहीं है, ऑब्वियसली हमें पता है कि लॉग का फंक्शन जो है वो नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके पास +5/2x² -2/x³ और +c, दैट इज़ योर आंसर।